हेलो बच्चों। कैसे हो आप लोग। हम एक बार फिर आ गए अपनी ऑनलाइन क्लास लेकर के। और जैसा कि आपने देख ही लिया होगा, हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशंस जो है वो आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फोर्स की। अगर हम फोर्स को डिफाइन करें तो फोर्स इज नथिंग बट अ पुश और अ पुल। किसी चीज को पुश करना, धक्का देना, या फिर किसी चीज को पुल करना या खींचना, बस यही आपका क्या है, फोर्स है। तो क्या लिखेंगे, a push or pull on a body is called force। ठीक है, अब जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लें डोर का। ठीक, डोर में आप बहुत सारे मॉल्स में या किसी शॉप वगैरह पे जाएंगे तो उस पर लिखा होता है कि आपको पुश करना है या पुल करना है। वो लिखा जाता है सेफ्टी पर्पस से। ठीक है, सेफ्टी पर्पस से कैसे, जैसे मान लीजिए कोई डोर है और वो ग्लास का डोर बना हुआ है और बाहर की तरफ नहीं खुल सकता, तो आप उसको पुल नहीं करेंगे, पुश करेंगे अंदर की तरफ, जिससे कि क्या होगा, आप उसको खोल पाएंगे। अब पता चला कि वो अंदर की तरफ खुलता नहीं था, मतलब बाहर की तरफ खुल नहीं रहा था, और आप गए और आपने एकदम से उसको पुश पुल कर दिया, वो टूट जाएगा, है ना। तो सेफ्टी पर्पस से लिखा होता है। तो पुश क्या है, जैसे मान लीजिए कोई गेट है, अब जैसे मेरी रूम का गेट है, मुझे अगर बाहर जाना है तो मैं क्या करूंगा, जाऊंगा गेट को पकड़ूंगा और उस गेट को क्या करूंगा, मैं ऐसे पुल करूंगा, गेट खुल जाएगा, मैं बाहर जा सकता हूं। अगर मुझे बाहर की तरफ से गेट को बंद करना है तो फिर मैं उसको पुल करूंगा। मतलब कि इधर से खोलते टाइम मैंने पुल किया और बाहर से बंद करते टाइम मैंने पुल किया। इसी का अगर अपोजिट करो, अगर मैं अंदर खड़ा हूं और मुझे उसे बंद करना है तो मैं उसको क्या करूंगा, पुश करूंगा। क्या करूंगा, पुश करूंगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब अगर वो मुझे खोलना है तो मैं उसको बाहर से पुश करूंगा। भाई मान लीजिए कोई गेट है, मान लीजिए जैसे यही है, ठीक है, अब ये गेट है, ये ऐसे करके गेट है, मुझे अब ये बंद है इस टाइम। ठीक, अब मुझे बाहर जाना है तो मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे पुश करूंगा और ये खुल जाएगा, है ना। बात समझ में आई। अच्छा, इसको पुल करूंगा तो ये बंद हो जाएगा। अब अगर वही बाहर की बात करें, अब मैं बाहर की तरफ हूं, मान लो ये मेरा आउटसाइड है, अब मुझे इसे खोलना है तो मैं इसे क्या करूंगा, पुल करूंगा तो ये खुल जाएगा। अब मैं इसे पुश करूंगा तो ये बंद हो जाएगा। ठीक है, तो यही फोर्स है। अब इसी फोर्स की वजह से बहुत सारी एक्टिविटीज हम कर पाते हैं। जैसे किसी चीज को पुश करना, पुल करना, ये तो आपने सीख लिया। किसी चीज को लिफ्ट करना, हम किसी चीज को उठा रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं, तो फोर्स ही तो दे रहे हैं, उसको ऊपर से उठा रहे हैं ऐसे पकड़ के, है ना। तो भी, या फिर क्या करा, ऑब्जेक्ट हमारा यहां पर रखा हुआ है, हम नीचे से गए, हमने ऐसे हाथ लगाया, उसको क्या कर दिया, पुश कर दिया, तो लिफ्ट हो गया। तो लिफ्टिंग है। अच्छा, प्रेसिंग है। प्रेसिंग जैसे मान लीजिए कोई भी चीज है, अब ये है, ठीक है, अब मैं इसको दबा रहा हूं ऐसे करके, है ना, मैं इसको प्रेस कर रहा हूं। ठीक है, ये भी आपका क्या हो गया, फोर्स हो गया। ट्विस्टिंग है, किसी चीज को आप ट्विस्ट कर रहे हो, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये है, क्लॉथ है, ठीक है, अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, ट्विस्ट कर रहा हूं, तो मैंने इसको ट्विस्ट किया, है ना, तो ये भी क्या, इसमें फोर्स अप्लाई हो तभी तो ये ट्विस्ट हुआ, है ना। अच्छा, और आप किसी चीज को स्ट्रेच कर रहे हो, जैसे मान लो आपके पास कोई रबड़ बैंड है और आप उसको ऐसे करके स्ट्रेच कर रहे हो, तो उसको स्ट्रेच करेंगे तब भी आप उस पर फोर्स अप्लाई करा रहे हो। ठीक है, तो डेली लाइफ में अगर आप देखें तो लिफ्टिंग हो गया, ट्विस्टिंग हो गया, ठीक है, और आपका स्ट्रेचिंग हो गया, प्रेसिंग हो गया, ये सब आपके क्या है, फोर्स के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो अब फोर्स के कुछ इफेक्ट हैं। इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स के क्या इफेक्ट हैं, देखिए फोर्स के 5 इफेक्ट हैं। ठीक है, वैसे तो अगर जब आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज फोर्स, तो आप सीधे सीधे बोलोगे अ पुश और अ पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड अ फोर्स। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको और अच्छे से, अगर आप इसको डेफिनेशन को और अच्छे से लिखना चाहते हो तो आपको इसके कुछ इफेक्ट हैं, 5 इफेक्ट हैं इसके, 5। वो इफेक्ट आपको पता होना चाहिए। जैसे कि क्या, पहले मैं इफेक्ट बताऊंगा, फिर उनको आपको डेली लाइफ में कैसे उनको कनेक्ट करते हैं वो बताता हूं। फर्स्ट है, a force can change state of motion
ऑफ एनी बॉडी। इसमें दो चीजें हैं इसी में, पहला और दूसरा। अ फोर्स कैन चेंज स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एनी बॉडी। अब स्टेट ऑफ मोशन मतलब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेशनरी पोजीशन पे है, उसकी जो स्टेट है वो स्टेशनरी स्टेट है, यानी कि रुका हुआ है। तो अगर वो रुका हुआ है तो आप उसको मोशन में ला सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप क्या कर सकते हो, स्टेशनरी से उसको क्या कर सकते हो, मूविंग पोजीशन में ला सकते हो, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये बुक है और इस बुक पर ये मेरा कोई ऐसे मार्कर रखा हुआ है, ठीक है। अब ये मार्कर आपको दिख रहा होगा, ये मार्कर जो है वो रुका हुआ है, ठीक है। अब मुझे इस मार्कर को क्या करना है, अभी स्टेशनरी पोजीशन में है, मुझे इसको चलाना है, तो मैं क्या करूंगा, इस पे फोर्स लगाऊंगा। अब ये क्या देखो मूव करने लगा। तो फोर्स की वजह से क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट आपका अगर स्टेशनरी पोजीशन में है तो वो मूविंग पोजीशन में आ सकता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। कोई मोटरसाइकिल को आप धक्का लगा सकते हो, किसी कार को आप धक्का लगा सकते हो, या कोई कार रुकी हुई है, स्टार्ट नहीं हो रही है, तो आप उसको दूसरी कार से बांध के उसको खींचोगे, तब भी तो वो फोर्स ही है, फोर्स की वजह से तो वो स्टेशनरी पोजीशन से मूविंग पोजीशन में आ रही है। इसी में दूसरा है, आप किसी मूविंग बॉडी को किस में ला सकते हो, मतलब ये पोजीशन लिखा है, मूविंग बॉडी को स्टेशनरी पोजीशन में ला सकते हो, स्टेशनरी पोजीशन, ठीक है। कोई भी मूविंग बॉडी है, आप उसको स्टेशनरी पोजीशन में लाना चाहते हो, कैसे? जैसे मान लीजिए आप खड़े हुए हो, अचानक से उधर कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं या वॉलीबॉल खेल रहे हैं, किसी ने फुटबॉल को पैर से इतनी तेज हिट किया और वो फुटबॉल आपके पास आ रही है, आपको लग रहा है लगेगी, तो आप उसको तो पकड़ लोगे, है ना, ऐसे पकड़ लिया आपने, तो क्या हुआ, वो मूविंग पोजीशन में थी और वो स्टेशनरी पोजीशन में आ गई, ठीक है। तो फोर्स से आप ये कर सकते हो। वैसे तो इन दोनों को आप अलग अलग पॉइंट करके लिखना, तो इनको मिला के 5 होंगे। सेकंड पे आ जाओ, अ फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एनी बॉडी। फोर्स जो है किसी भी मूविंग बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। कैसे चेंज कर सकता है? मान लीजिए मैं इधर खड़ा हुआ हूं और मैं बॉलिंग करा रहा हूं, उधर कोई दूसरा बंदा है जो बैटिंग कर रहा है, मैं गया, मैंने उसको बॉल कराई, जैसे ही मैंने उसको बॉल कराई तो बॉल इधर से जा रही थी, तो उसकी जो डायरेक्शन थी वो किधर थी, प्लेयर की तरफ थी, है ना, जो भी प्लेयर, बैट्समैन जो भी खड़ा हुआ है उसकी तरफ थी। उसने बॉल को बैट से मारा, तो जब उसने बॉल को बैट से हिट किया तो बैट ने उस पर क्या लगाया, फोर्स लगाया। अब लगने के बाद में वो बॉल जिधर वो मारना चाहेगा, अगर उसे लॉन्ग ऑन पे मारना है तो लॉन्ग ऑन पे चली जाएगी, है ना, अगर उसे ऑफ में मारना है तो ऑफ में चली जाएगी, अगर उसे पीछे की तरफ मारना है तो पीछे की तरफ मार देगा। तो क्या हुआ, उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो गई, बॉल की डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो गई कि नहीं होगी? पहले उसकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन थी वो उसकी तरफ आ रही थी बॉल, अब उसने उसको किधर भी, जिधर उसका मन करेगा, ऑफ कटर मार सकता है, वो लेग कटर मार सकता है, पीछे मार सकता है ना, कहीं भी मार सकता है। तो ये क्या हो गई, ये आपकी जो फोर्स होता है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी चेंज कर सकता है, ठीक है। थर्ड नंबर पे आता है, अ फोर्स कैन चेंज स्पीड और वेलोसिटी ऑफ एनी बॉडी, ठीक है। तो कोई भी जो फोर्स है वो किसी भी बॉडी की स्पीड या वेलोसिटी में भी चेंज कर सकता है, ठीक है भाई। अगर मान लीजिए डायरेक्शन में चेंज हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, जाहिर सी बात है। स्पीड में भी चेंज हो सकता है भाई। कोई भी मान लीजिए, कोई आपके पास, आप एक गेम खेल रहे हो, मान लो आपके पास एक टायर है या व्हील है ना, छोटे में हम लोग खेलते थे, ऐसे डंडा ले लिया हाथ में, एक टायर ले लिया, उसको चला रहे हैं हाथ से। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले उसमें डंडा मारा, उसके पीछे पीछे भागते थे, जब हमें लगता था कि अभी रुक जाएगा या इसकी स्पीड स्लो हो रही है, फिर उसमें डंडा मार दिया, फोर्स लगा दिया, फिर वो तेज चलने लगा। तो उसकी देखो स्पीड चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है,
ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगा तो उसकी वेलोसिटी अपने आप चेंज हो जाएगी। तो आप डायरेक्शन ऑफ मोशन में आप वेलोसिटी को काउंटर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये स्पीड वाला समझ में आ गया। फोर्थ नंबर पे आता है अ फोर्स कैन चेंज शेप और साइज ऑफ एनी बॉडी। अब जैसे कि शेप कैसे चेंज होगा, अब ऐसे मान लीजिए ये है मेरे पास पिल्लो है, ठीक है। अब मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ, इधर से भी लगाऊंगा, इधर से भी लगाऊंगा। देखो मैंने इस पर फोर्स लगाया, इसका शेप चेंज हो गया, है ना। ऐसे फोर्स लगाया, देखो इसका शेप चेंज हो गया, इसका साइज भी चेंज हो गया, है ना। तो एक फोर्स जो है वो क्या कर सकता है, शेप और साइज में भी बॉडी के वो चेंज कर सकता है। तो हमारे जो फोर्स के जो इफेक्ट हो गए, टोटल कितने इफेक्ट हो गए, 5 इफेक्ट हो गए। पहला, किसी भी स्टेशनरी पोजीशन वाली बॉडी को मूविंग पोजीशन में ला सकता है फोर्स। दूसरा, मूविंग बॉडी को स्टेशनरी पोजीशन में ला सकता है। थर्ड नंबर पे एक फोर्स जो है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर सकता है। जब डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाएगा तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो सकती है उस केस में, ठीक है। थर्ड नंबर पे आ गया फोर्स कैन मतलब फोर्थ नंबर पे आ गया अ फोर्स कैन चेंज स्पीड। फोर्स जो है किसी बॉडी की स्पीड चेंज कर सकता है। और फिफ्थ नंबर पे आ गया अ फोर्स कैन चेंज शेप और साइज ऑफ एनी बॉडी। अब अगर हम इन 5 फैक्टर्स को ध्यान में रखें और अगर हम इसकी एक डेफिनेशन बनाना चाहें तो बहुत अच्छी डेफिनेशन बन सकती है। क्या, अभी लिख के बताता हूं। तो इन पांचों इफेक्ट जो फोर्स ऑफ इफेक्ट थे, उन पांचों को कंबाइन करके मैंने एक डेफिनेशन बनाई है। वो डेफिनेशन है अ फोर्स इज अ इन्फ्लुएंस विच टेंड्स टू सेट अ स्टेशनरी बॉडी इन मोशन, ठीक है, और स्टॉप अ मूविंग बॉडी, और विच टेंड्स टू चेंज द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी, और विच टेंड्स टू चेंज शेप और साइज ऑफ अ बॉडी, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये फोर्स की डेफिनेशन है, ठीक है। अब जहां भी आपको ये पांचों चीजें दिखाई दे रही हैं, ठीक है भाई, आप क्या करोगे, आप जो है फोर्स को तो नहीं देख सकते ना, फोर्स को आप नहीं देख सकते, लेकिन फोर्स को आप क्या कर सकते हो, जज कर सकते हो। किस बेस पे, इन 5 इफेक्ट के बेस पे जज कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए कोई बॉडी चल रही है, उसको रोकेंगे तो उस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है। अब दिख थोड़ी रहा है फोर्स के, हाँ जी अप्लाई हो रहा है ना। तो जहां ये आप इन 5 फैक्टर इफेक्ट को अगर आप जज कर पाए तो वहां पर आपको पता चल जाएगा कि कोई ना कोई फोर्स लग रहा है। अब क्या है, अब तो ये तो हमारी फोर्स की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अब हम फोर्स का फॉर्मूला, हम कैसे फोर्स फाइंड कर सकते हैं और हम उसका यूनिट देख लेते हैं। जैसे अगर हम फोर्स देखें तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। अच्छा, ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, मैं आपको बता दे रहा हूं, क्यों, क्योंकि जब मैं बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स बताऊंगा तो वहां पे ये काम आएगा। अच्छा, तो फोर्स को लिखेंगे F इज इक्वल टू मास को m और एक्सेलरेशन को a, ठीक है। ये आपका फोर्स का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब हम इसका यूनिट बना लेते हैं। देखिए मास है तो मास का यूनिट होगा किलोग्राम, एक्सेलरेशन है तो इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या हो गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसी को हम क्या लिखते हैं, न्यूटन। तो ये आपका क्या है, ये आपका फोर्स का यूनिट हो गया जिसको हम न्यूटन लिखते हैं, ठीक है। अगर किसी भी कोई भी यूनिट किसी के नाम से शुरू होता है तो हम उसका हमेशा जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल ही बनाएंगे। इसको हम एन से भी डिनोट कर देते हैं, ठीक है, ऐसे करके। और ये तो आपका है ही, ठीक, इसका यूनिट। अब फोर्स की अगर बात करें तो फोर्स जो है मेनली 2 टाइप का फोर्स है, ठीक। कौन सा, एक है बैलेंस्ड फोर्स और सेकंड नंबर पे है अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। तो हम जो है बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स को समझते हैं। अगर हम बैलेंस फोर्स की बात करें, देखिए कोई भी बॉडी है, अगर वो रुकी हुई है या वो मूविंग मोशन में है या कुछ भी, या वो किसी स्लोप वाले सरफेस पे रखी हुई है, तो उस पर कई सारे फोर्स काम करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई आपका एक ऑब्जेक्ट है या कोई बॉक्स है, वो रखा हुआ है। अभी किसी चीज पे भी रखा हो सकता है, किसी टेबल के ऊपर रखा हो सकता है या अर्थ सरफेस पे रखा हो सकता है, वो बात की चीज है।
तो इस पर एक फोर्स नीचे की तरफ काम कर रहा है जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, है ना। ये तो आपको पता ही है, ग्रेविटी एक फोर्स अप्लाई करती है जिसको हम वेट भी बोलते हैं, वेट ऑफ बॉक्स। इस बॉक्स का जो वेट होगा, जैसे मैं ही हूं, मेरा जो वेट है वही मेरी बॉडी पे अप्लाई होने वाला फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो अर्थ की वजह से मुझ पे लग रहा है, ठीक है। इसमें आपका जो ग्रेविटेशनल जो, जैसे इसको हम mg लिखते हैं, दरअसल जो वेट होता है उसको हम mg लिखते हैं, मास इंटू जी, यानी कि एक्सलरेशन, ठीक है। ये भी फोर्स है, जैसे मैंने यहां बताया m इंटू ए, तो ये इस डायरेक्शन में है, एक्सलरेशन है, एक्सलरेशन कुछ भी हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है एक्सलरेशन, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, या इस डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो ये आपका, अच्छा, अब इसी की वजह से इस पे एक रिएक्शन फोर्स लग रहा है ना, फोर्स ऑफ रिएक्शन, जिसकी वजह से ये अंदर की तरफ नहीं घुस पा रहा है। जैसे रखा हुआ है टेबल पे, जैसे मान लो ये एक बुक है, ये बुक को मैंने ऐसे रोक रखा है अपने हाथ में, तो इस पे नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और ऊपर की तरफ ये रिएक्शन फोर्स मेरे हाथ की वजह से लग रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये रुकी हुई है, सही। ये तो उस केस में हो गया जब ये सिर्फ रखा हुआ है, हम इसको छेड़ नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे। अब मैंने क्या करा, इस पर एक फोर्स लगाया इधर की तरफ से, तो इधर से मैंने इसको पुश करना शुरू किया। जब मैंने इसको पुश करना शुरू किया तो अब जो अर्थ सरफेस है और इस बॉक्स का जो नीचे वाला सरफेस है ये आपस में कांटेक्ट में है। तो जब मैंने इधर की तरफ फोर्स लगाया तो अब एक फ्रिक्शन फोर्स इधर की तरफ लगेगा, है ना। तो इधर की तरफ क्या है, फ्रिक्शन फोर्स, और ये क्या है, ये फोर्स ऑफ आवर पुश, मतलब हम इसको धक्का दे रहे हैं, तो जैसे हमने इसको धक्का देना शुरू किया अब इस पे एक फ्रिक्शन ऑफ फोर्स लगना शुरू हो गया, मतलब कि फ्रिक्शन फोर्स इस पे अप्लाई हो गया। अब इस पे 4 फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है जो अर्थ की वजह से लग रहा है, और एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है जो रिएक्शन फोर्स है, मतलब कि अर्थ उसको ऊपर की तरफ रोके हुए है, ठीक है। ये 4 फोर्स इस पे लग रहे हैं, तो एक बॉडी पर एक से ज्यादा फोर्स होते हैं। अगर इन सभी फोर्सेस को हम ऐड कर लें, मान लीजिए मैं फोर्स ऑफ रिएक्शन को एफ आर लिख देता हूं, प्लस फोर्स ऑफ ग्रेविटी को एफ जी लिख देता हूं, प्लस फोर्स ऑफ अवर पुश को मैं एफ पी लिख देता हूं, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स को मैं एफ एफ लिख देता हूं। अगर इनका नेट फोर्स 0 आ जाए, क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो उस केस में हम मानेंगे कि इस बॉक्स पर या इस ब्लॉक पर जो फोर्स काम कर रहा है वो कैसा है, बैलेंस्ड फोर्स है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर बैलेंस्ड फोर्स है तो वो अपनी स्टेशनरी पोजीशन में रहेगी। कैसे रहेगी, मान लीजिए यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है और मैं उसको धक्का दे रहा हूं या पुश कर रहा हूं और उसको मैं हटा नहीं पा रहा, तो जब तक मैं उसको हटा नहीं पा रहा हूं वो रुकी हुई है। जितना मैं इधर से इसको पुश कर रहा हूं उधर से क्या उतना ही फ्रिक्शन फोर्स लग जा रहा है। लेकिन उस फ्रिक्शन फोर्स की भी एक लिमिट है, उसकी भी एक वैल्यू है, एक डिफाइनाइट वैल्यू है। वो डिपेंड करती है सरफेस कैसा है, मेरे बॉक्स का सरफेस कैसा है, नीचे अर्थ का सरफेस कैसा है। ज्यादा रफ होगा तो ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स, कम होगा तो कम फ्रिक्शन फोर्स। तो एक लिमिट तक, मान लो मैं उसको धक्का दे रहा हूं, नहीं हिला पा रहा, फिर धक्का दिया नहीं हिला पाया, फिर धक्का दिया नहीं हिला पाया, जितना मैं उसको पुश कर रहा हूं उतने उस पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। एक कंडीशन ऐसी आई कि फ्रिक्शन फोर्स की लिमिट खत्म हो गई कि हाँ इससे ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग सकता, और मैंने उसको पुश कर दिया, धक्का दे दिया, तो अब तो वो मोशन में आ गया ना, तो वो अनबैलेंस फोर्स हो गया। लेकिन जब तक वो रुका हुआ है, जब तक सारे फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, है ना, जब तक उसका नेट फोर्स क्या है, 0 है, उस केस में वो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है। ठीक। अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को होता है इसी का, जब मैं दूसरी चीज पढ़ाऊंगा, अनबैलेंस फोर्स में भी 2 चीज है। एक तो कोई भी ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, रेस्ट पर है, हम उसको हिला नहीं पा रहे, तब भी उस पर बैलेंस फोर्स है। दूसरा, अगर वो मोशन में है, अगर वो मोशन में है ऑब्जेक्ट, तब भी मोशन में भी कब, जब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट। अगर किसी ऑब्जेक्ट, मतलब एक तो ऑब्जेक्ट अनबैलेंस फोर्स उस पर तब काम करेगा जब वो जो है अपनी स्टेशनरी पोजीशन में रुका हुआ है, तब तो उस पर बैलेंस फोर्स है ही। ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स को हटा दे रहा है,
तो ये रुका हुआ है एक ही जगह पर। जैसे ये बुक है, इस बुक को मैंने अपने हाथ में ले लिया, अब जो फोर्स नीचे लग रहा है वही मेरा हाथ ऊपर की तरफ लगा दे रहा है, तब तो ये रुका हुआ है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो जाए या ग्रेविटी इसका वेट ज्यादा हो जाए तो मेरा हाथ नीचे जाने लगेगा, तो अब ये अनबैलेंस फोर्स हो गया। तो जब वो रुका हुआ है तो सारे फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं और जो नेट फोर्स है वो 0 आ जा रहा है। उस केस में तो ये अच्छा 0 कैसे आएगा? अगर ये फोर्स ऊपर है और एक फोर्स नीचे काम कर रहा है तो जो नीचे वाला फोर्स है उसको हम निगेटिव में ले लेंगे, क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज हो गया ना। तो जैसे एफ आर है, एफ आर कौन सा? फ्रिक्शन फोर्स है, और पुश, तो ये निगेटिव में हो जाएगा, है ना। जब ये निगेटिव में हो जाएगा तो इससे ये कट हो जाएगा, और ऐसी इसमें एक पॉजिटिव एक निगेटिव होगा तो ये कट हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ये तो उस केस में है जब आपका जो ऑब्जेक्ट है अगर उस पर बैलेंस फोर्स है तो वो रेस्ट में रहेगा। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तब भी उस पे नेट फोर्स 0 ही होगा, तब भी उस पे बैलेंस फोर्स होगा। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर आपने अभी कहा था कि मैं उसको पुश कर रहा हूं, नहीं हिला पा रहा, लेकिन ये कंडीशन ऐसी आई कि मैंने उसको हिला दिया तो अब वो चलने लगा, तो उस पर अनबैलेंस फोर्स होगा, है ना। लेकिन अब आप कह रहे हो कि उस पर बैलेंस फोर्स होगा। देखो ध्यान से समझो, वहां पर मैंने कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं बोला है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी तब भी उस पर क्या है? बैलेंस फोर्स होगा। कैसे? मैं बता देता हूं, इसको मैं गेस कर दे रहा हूं। जैसे कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और वो मोशन में है, उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। अब अगर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है और हमने सारे फोर्सेस कैलकुलेट किए, सारे फोर्सेस कैलकुलेट करने के बाद में उस पे जो नेट फोर्स है, मान लो कि वो F आया, मान लिया F आया। F इज इक्वल टू क्या होता है? M इंटू ए होता है। मैंने अभी ऊपर बताया फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर मैं एक्सेलरेशन को देखूं तो हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था A इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम, जो भी टाइम उसने लिया। अब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो ए कितना आ जाएगा? 0/t आ जाएगा, यानी कि 0 आ जाएगा। अगर एक्सेलरेशन 0 आ गया तो उसका मास से मल्टीप्लाई होके F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। नेट फोर्स 0 आया कि नहीं आया? तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है लेकिन उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, तब भी उस पर बैलेंस फोर्स ही काम कर रहा है, क्योंकि नेट फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। नेट फोर्स 0 होना चाहिए। अगर नेट फोर्स 0 है तो अगर वो स्टेशनरी पोजीशन में है तो स्टेशनरी पोजीशन में ही रहेगा जब तक नेट फोर्स 0 है। अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा जब तक उस पर नेट फोर्स 0 है, यानी कि उसकी वेलोसिटी जब तक कांस्टेंट है तब तक उस पर बैलेंस फोर्स काम करेगा। ये बात आपको समझ में आ गई? चलिए अब हम देखते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। है ना। तो बैलेंस फोर्स की वजह से ही कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी रेस्ट पोजीशन पे रहता है या फिर मूविंग पोजीशन पे रहता है, अगर उसका जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। ठीक, अब मान लीजिए हम सेम ब्लॉक बना रहे हैं दोबारा से। ये हमने बनाया, इस पर एक फोर्स तो नीचे की तरफ काम कर रहा है जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है। एक ऊपर की तरफ काम कर रहा है जो रिएक्शन फोर्स है, रिएक्शन फोर्स। जैसे ये है, अभी ये रुका हुआ है तो इस पर ग्रेविटी की तरफ काम कर रही है और रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ काम कर रही है, तो ये मेरे हाथ पे रुका हुआ है, मेरे हाथ की वजह से इस पर रिएक्शन फोर्स लगा है, सही है। अब हमने इसको पुश करना शुरू किया, तो इधर से हमने पुश किया तो फोर्स ऑफ पुश, फोर्स ऑफ पुश, और जब हमने इसको इधर की तरफ पुश करना शुरू किया तो अब इस पर इधर की तरफ काम करने लगा जो है फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। तो इस पर टोटल कितने हैं? 4 हैं। ये आपको पता होने चाहिए, जब एग्जाम में आप इसको लिखोगे तो आप इसको बताओगे कि इस पर कितने फोर्स काम कर रहे हैं। चारों के नाम लिख देंगे आप, ठीक है, सही। अब मान लीजिए मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूं, इसके
जो अर्थ सरफेस है और इसका जो सरफेस है नीचे वाला, उनके बीच में एक फोर्स काम कर रहा है जो फ्रिक्शन फोर्स है। इस फ्रिक्शन फोर्स की कोई वैल्यू है। जब हम फोर्स ऑफ पुश लगाते 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 इसकी मैक्सिमम पोजीशन तक, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच गए, जितनी फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू थी उतनी ही वैल्यू आपकी फोर्स की हो गई, है ना। फिर कोई बोला बस थोड़ा सा और, फिर आपने और जैसे पुश किया तब ये आगे की तरफ चलना शुरू हो जाएगा, मतलब थोड़ा चलेगा। अब अगर आप इस पर लगातार फोर्स लगाते रहो तो चलता रहेगा। हो सकता है आप लगा के एक बार रुक जाओ, जैसे होता ही है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं घरों में, हमें सामान शिफ्ट करना होता है, उस पर धक्का लगाते हैं, ऐसे करके लगाया फिर रुक गए, फिर लगाया फिर रुक गए। तो जैसे ही आपका जो फोर्स ऑफ पुश है वो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू से ज्यादा हो जाएगा, मतलब कि आपका जो फोर्स ऑफ पुश है ना, वो ग्रेटर देन हो गया फ्रिक्शन फोर्स से, फ्रिक्शन फोर्स से। बस जैसे ये हुआ, अब ये पहले तो ये बैलेंस फोर्स था, सारे के सारे का नेट फोर्स जीरो हो जा रहा था, क्योंकि हम उसको ढकेल नहीं पा रहे थे, धक्का नहीं दे पा रहे थे, पुश नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब हमने इसको पुश कर लिया, तो जैसे हमने इसको पुश कर लिया, अब इस पर फोर्स कौन सा हो गया? अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया। कौन सा हो गया? अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, तो इससे, इस फिगर से मैंने क्या बताना चाहा कि इफ नेट फोर्स या फिर इसको रिजल्टेंट फोर्स भी बोलते हैं, रिजल्टेंट फोर्स acting on any body is not zero। अगर ये जीरो है तो बैलेंस फोर्स, और जीरो नहीं है तो अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये है स्टडी टेबल है, मैंने इसको अपने हाथ में ऐसे पकड़ रखा है, तो अब क्या है, अब इसको ग्रेविटी नीचे खींच रही है और मेरे हाथ की वजह से इस पर एक रिएक्शन फोर्स लग रहा है, हाथ की वजह से ऊपर की तरफ लग रहा है। तो अभी ये कैसा है? अभी ये बैलेंस फोर्स है। क्यों? क्योंकि जितना नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है उतना ही मेरा हाथ इसको ऊपर की तरफ खींच रहा है, और जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा ये नीचे की तरफ जाएगा। तो जैसे ही मैंने इसको छोड़ा, अब इस पर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी था उसकी वैल्यू ज्यादा हो गई और ये नीचे की तरफ जाने लगा। बात समझ में आई? तो ये आपका क्या है? अनबैलेंस्ड फोर्स है। तो अनबैलेंस्ड फोर्स का एग्जांपल आपको समझ में आया है ना। तो अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से कोई बॉडी या तो मोशन में आएगी, ठीक है, लेकिन उसका कांस्टेंट जो है वो मतलब जो उसकी वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं होगी। ये बात ध्यान रखना, वेलोसिटी उसकी चेंज होगी। अगर वेलोसिटी चेंज होगी तभी वो अनबैलेंस फोर्स की वजह से मोशन में है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है और फिर भी मोशन में, तो उस पर बैलेंस्ड फोर्स काम कर रहा है, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन जीरो हुआ। एक्सेलरेशन जीरो होने की वजह से उसका फोर्स जीरो हो गया, नेट फोर्स जो था उस पर जीरो था, इसीलिए वो कैसी है? बैलेंस फोर्स में आ रही है। लेकिन अब जैसे सूटकेस को मैंने ऊपर से छोड़ा, या कोई भी मेरे हाथ में कोई उसको ऊपर छोड़ी, जब वो नीचे गिरेगी तो उसकी हर एक टाइम इंस्टेंट पर वेलोसिटी चेंज होगी। और अगर हर एक टाइम इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो यानी कि उसका एक्सेलरेशन उसका यूनिफॉर्म है या चेंज होगा, जो भी होगा। अगर वेलोसिटी सेम रेट से चेंज हो रही तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म रहेगा। तो उस केस में जो उस पे जो मोशन है वो अनबैलेंस फोर्स की वजह से उस पर मोशन हो रहा है। ठीक है, अच्छा, जैसे कोई ऑब्जेक्ट अनबैलेंस फोर्स की वजह से मोशन में आता है, वैसे ही अनबैलेंस फोर्स की वजह से वो रुक भी सकता है। कैसे रुक सकता है? जैसे मान लीजिए आप कार चला रहे थे, आपने कार की वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट कर ली। मान लीजिए आप 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे कार चला रहे हो, या मोटरसाइकिल चला रहे हो, या स्कूटी, कुछ भी चला रहे हो, सही है। अब आपका जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट, आप चलते जा रहे हो आराम से मस्ती में। आगे आपको गड्ढा दिखाई दिया, या कोई बच्चा दिखाई दिया, या आपको रेड सिग्नल दिखाई दिया, आप ब्रेक अप्लाई करोगे। तो वो जो ब्रेक अप्लाई हो रहे हैं वो दरअसल उसके जो व्हील हैं जो घूम रहे हैं उसको रोकने के लिए अप्लाई हो रहे हैं। जब व्हील को रोकने के लिए फोर्स अप्लाई हो रहा है तो अब क्या हो गया? अनबैलेंस फोर्स हो गया। अनबैलेंस फोर्स हो गया कि नहीं हो गया? क्यों? क्योंकि जब आप ब्रेक अप्लाई करोगे तो ब्रेक एकदम से तो अप्लाई होगा नहीं, उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे चेंज होगी ना। तो जब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन इस बार वेलोसिटी निगेटिव में चेंज हो रही है, ठीक है, पहले वेलोसिटी ज्यादा थी अब कम होने लगी, तो उस पर एक्सेलरेशन आया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आएगा। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आया तो उस पर जो रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन उस पर लगा, तो अब वो रुक जाएगी।
जब वो रुकना शुरू हुई तो उसकी पोजीशन, उसकी जो स्टेट ऑफ मोशन थी वो चेंज हुई। पहले वो चल रही थी, अब वो रुक गई, है ना। तो अनबैलेंस फोर्स की वजह से कोई ऑब्जेक्ट मूविंग स्टेट में आता है या फिर वो स्टेशनरी स्टेट में भी आता है। ये आपके हो गए अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। तो फोर्स के दोनों टाइप मैंने आपको बता दिए। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर तब भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा। तो अब हम लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे, ठीक है। पहली बात तो ये आप ध्यान रखें कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं और जो लॉ ऑफ मोशन होते हैं ये अलग अलग हैं, डिफरेंट थिंग है। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, कभी कभी मैंने ही बहुत नोटिस किया है पढ़ाने के बाद, जब मैं बच्चों से पूछता हूँ लॉ ऑफ मोशन बताओ तो मुझे इक्वेशन ऑफ मोशन बताने लगते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इक्वेशन ऑफ मोशन अलग है, लॉ ऑफ मोशन अलग है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो उसके फैक्टर अलग होते हैं। उसमें आपका वेलोसिटी है ना, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ये सारे उसके फैक्टर होते हैं। लॉ ऑफ मोशन अलग है। लॉ ऑफ मोशन जो है वो मोशन के 3 लॉ हैं जो न्यूटन सर ने दिए थे। सर आइजैक न्यूटन, आपने इनका नाम सुना ही होगा, जिन्होंने फोर्स का यूनिट जो था वो अपने नाम पे रखा, ठीक है, सही है। तो न्यूटन सर ने 3 लॉ दिए थे। तीनों लॉ में से आज हम आपको पहला लॉ पढ़ाएंगे। तो इसको हम लिखते हैं, न्यूटन सर के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि इफ अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन्स एट रेस्ट, अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी, और अगर कोई बॉडी मोशन में है यूनिफॉर्म स्पीड से, इन अ यूनिफॉर्म स्पीड, इन अ यूनिफॉर्म स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन में है तो हम उसकी स्टेट ऑफ मोशन को या फिर स्टेट ऑफ रेस्ट को, ठीक है, चेंज नहीं कर सकते जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए, तब तक चेंज नहीं कर सकते। हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना ही पड़ेगा, अदरवाइज अगर वो रुकी है तो रुकी रहेगी, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहेगी। अगर वहां पर कोई भी रेजिस्टेंस फोर्स ना काम करता हो, ना वो एयर रेजिस्टेंस फोर्स काम करता हो, ना फ्रिक्शन फोर्स काम करता हो, ठीक है, तो वो मोशन में है तो मोशन में रहना चाहिए, रेस्ट पे है तो रेस्ट में रहना चाहिए। लेकिन फोर्स एक्सटर्नल होना चाहिए। कैसे एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए? मान लीजिए आप किसी बस में हैं और किसी बस के अंदर आप खड़े हुए हैं और आप गए और बस के अंदर हैं, आप बाहर नहीं हैं, बस में है और आपने बस को अंदर से धक्का दिया, बस ही के अंदर है, उसी बस को धक्का दे रहे हैं, तो क्या वो बस चलेगी? नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि आप जो है उस बस के अंदर हैं, तो आप उस बस का हिस्सा हैं, आप एक्सटर्नल नहीं हैं, आप उसी बस का हिस्सा हैं, और अगर आप उसको फोर्स भी लगाएंगे तो आप उसको नहीं चला सकते, ठीक है। वही अगर आप उसी बस के अंदर हैं और बस इधर की साइड जा रही है, आप पीछे वाली जो सीट होती है वहां पे जो उसकी जो वो होती है बॉडी, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तब भी नहीं रुकेगी। क्यों? क्योंकि आप उस बस का हिस्सा है, आप उसको नहीं रोक सकते। या तो आप नीचे उतर आइए, बस को आगे से रोकने की कोशिश करिए, तब आप उसको रोक सकते हैं। वैसे तो आप नहीं रोक सकते, लेकिन तब वो फोर्स माना जाएगा। या फिर आप नीचे उतर के उसको पीछे से खींचिए, तब वो फोर्स माना जाएगा। एक्सटर्नल फोर्स तभी माना जाएगा, अदरवाइज वो एक्सटर्नल फोर्स नहीं माना जाएगा। अब जैसे कि मान लीजिए मेरे हाथ में ये बुक है और ये मान लीजिए कोई आदमी है, ये इस पे खड़ा हुआ है और इसको धक्का दे रहा है, ये चलेगी नहीं, यहां से धक्का देना पड़ेगा आपको, उस फोर्स को एक्सटर्नल फोर्स बनाना पड़ेगा। आप जैसे मान लीजिए आप किसी कार्डबोर्ड के अंदर खड़े हुए हैं, अब कार्डबोर्ड के अंदर खड़े होकर आप उसको धक्का दीजिए, नहीं हिलेगा कार्डबोर्ड। या तो आप ऐसे कूद जाए थोड़ी देर के लिए और कूद के उसको आगे बढ़ा लीजिए, है ना, जैसे हम हॉपिंग करते हैं ना, वो एक गेम होता है, कट्टे में ऐसे एक कवर कर लिया, ऐसे ऐसे कूदते हो, तो कूदना पड़ेगा, कूदोगे नहीं तो आप चल ही नहीं पाओगे, ठीक है, क्योंकि आप कूद के आगे बढ़ रहे हो। आपने कार्डबोर्ड लिया, कार्डबोर्ड के अंदर आ गए, आप कूदोगे, जैसे ही आप कूदे तो आपके पैर हवा में पहुंच गए। जब आपके पैर हवा में पहुंच गए तो अब आप उस कार्डबोर्ड का हिस्सा नहीं हो, और आपने क्या करा, उसको अपने हाथों से आगे बढ़ा दिया। बात समझ गए? तो आपको एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। बस यही न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है, ठीक है। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई गिलास है, उस गिलास के ऊपर मैंने एक कार्डबोर्ड रख लिया, उसके ऊपर मैंने एक कॉइन रख दिया, उस कार्डबोर्ड को मैंने बहुत तेजी से मारा। जैसे मैंने बहुत तेजी से उस पर मारा
तो वो कार्डबोर्ड तो हट जाएगा, कार्डबोर्ड तो मोशन में आ गया, लेकिन उसके ऊपर जो कॉइन रखा हुआ था वो कॉइन तो रेस्ट में है ना, तो वो अपनी रेस्ट में रहेगा, तो कार्डबोर्ड चला जाएगा और कॉइन जो है वो गिलास के अंदर गिर जाएगा। ठीक है। या फिर आपके पास टेबल है, आप टेबल ले लीजिए, उस टेबल पे आप एक कपड़ा डाल लीजिए, उस कपड़े के ऊपर आप गिलास रख लीजिए, 3 गिलास रखिए, फिर उसके ऊपर एक और गिलास रखिए, फिर उसके ऊपर और गिलास रखिए। उस कपड़े को आप बहुत तेजी से खींचेंगे, तो जब वो कपड़े को आप बहुत तेजी से खींचेंगे तो उसके ऊपर जो गिलास रखे हुए हैं वो अपनी रेस्ट पोजीशन को मेंटेन करेंगे, और मेंटेन करने की वजह से वो उसी जगह पर रखे रहेंगे और कपड़ा निकल आएगा, वो गिरेंगे नहीं। ठीक है। या फिर मोशन में, है ना, या फिर मोशन में रहेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रुकेगा। अगर मोशन में भी है कोई ऑब्जेक्ट नहीं रुकेगा। आप स्पेस में चले जाइए और स्पेस में मार्कर ले जाइएगा, इस मार्कर को ऐसे छोड़ दीजिएगा, तो ये मार्कर ऐसे ही चलता रहेगा जब तक इस मार्कर का वजूद रहेगा, अस्तित्व रहेगा, ये उससे चलता रहेगा। अगर इससे कोई चीज आके टकराए ना, कोई स्टेरॉइड, कोई मीटेरॉइड, कुछ भी इससे आके ना टकराए, तो ये उसी स्पीड से, जैसे स्पीड से आपने इसको छोड़ा था उसी स्पीड से चलता रहेगा। ठीक है। तो कोई भी बॉडी, ठीक है, किसी भी बॉडी की एक टेंडेंसी होती है, उस टेंडेंसी की वजह से या तो वो रेस्ट में रहना चाहती है या वो मोशन में रहना चाहती है। इसी टेंडेंसी को हम बोलते हैं इनर्शिया। अगर वो बॉडी रेस्ट में है तो हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोल देते हैं, अगर वो मोशन में है तो इनर्शिया ऑफ मोशन बोल देते हैं। ठीक है। इनर्शिया जो है वो मेनली मास पे डिपेंड करता है, किसी भी बॉडी के मास पे इनर्शिया डिपेंड करता है। जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा इनर्शिया होगा, जितना कम मास होगा उतना ही कम इनर्शिया होगा। ठीक है। तो ये तो आपका इनर्शिया हो गया। अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के 2-3 एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई कंबल है या कोई चादर है जो गंदी है, उसमें धूल लगी हुई है, तो आप क्या करेंगे, जैसे मान लो यही है और मैं इसको ऐसे, इसमें धूल लगी हुई है इस कपड़े में, अब मुझे इसकी धूल साफ करनी है, तो मैं कैसे करूंगा, इसको ऐसे झटक दूंगा। जब मैं इसको ऐसे झटकूंगा तो उस केस में क्या होगा, इस पे जो डस्ट पार्टिकल होंगे वो तो मोशन में, मतलब वो तो रुके हुए थे, रेस्ट पर थे, तो वो रेस्ट पर रहेंगे, और ये जो कपड़ा है, ये जो क्लोथ है, ये मोशन में आ जाएगा। तो जैसे ये मोशन में आएगा तो पार्टिकल रेस्ट में है, तो पार्टिकल अपनी जगह से नहीं हिले, ये कपड़ा अपनी जगह से हिल गया, जिससे कि वो पार्टिकल इससे अलग हो गए और वो पार्टिकल निकल जाएंगे। ठीक है। एक एग्जाम्पल तो ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए आप किसी कार में बैठे हुए हैं या किसी बस में खड़े हुए हैं, ऐसे करके हीरो बन रहे हैं, बस चल रही है, आप ऐसे खड़े हुए हैं, बस चल रही थी, आप खड़े हुए थे, तो जब बस चल रही है और आप उसमें खड़े हुए हैं तो आप उस बस का पार्ट हैं, बस भी मोशन में है, आप भी मोशन में हैं। ठीक है। आपके जो पैर हैं वो तो बस के साथ कांटेक्ट में है, लेकिन जो ऊपर की बॉडी है वो बस के साथ कांटेक्ट में नहीं है। ड्राइवर ने ब्रेक मारा, जैसे ही ड्राइवर ने ब्रेक मारा तो आपके जो पैर थे वो तो बस के साथ किस में आ गए, रेस्ट में आ गए, लेकिन आपकी ऊपर वाली जो बॉडी है वो तो बस से अलग है ना, वो तब भी मोशन में थी। तो जैसे ही ब्रेक लगा तो आप आगे की तरफ चले जाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी ऊपर वाली बॉडी जो थी वो मोशन में थी और वो मोशन में ही रहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आपके जो पैर थे वो रुक गए, तो आप आगे की तरफ चले गए। दूसरा, अब वो बस रुकी हुई, आप ऐसे खड़े हुए हो, बस वाले ने एकदम से बस चला दी, तो आप पीछे को चले जाओगे। क्यों चले जाओगे पीछे को? क्योंकि आपकी ऊपर वाली जो बॉडी है वो फ्री है, बस के कांटेक्ट में सिर्फ पैर है। तो जैसे ही बस चली, आपके पैर बस के साथ आगे चले गए और आपकी बॉडी जो थी वो रेस्ट में थी, आप पीछे को गिर जाओगे। ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हो गया, या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हो गया। इसमें मैंने आपको इनर्शिया बता दिया। इनर्शिया क्या होता है? एक टेंडेंसी होती है किसी भी बॉडी की जिसकी वजह से वो रुकी रहना चाहती है या फिर चलते रहना चाहती है। ठीक है। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा, जितना कम मास होगा उतना कम इनर्शिया होगा। ठीक है। अब अगले वीडियो में हम न्यूटन सर का सेकंड लॉ और थर्ड लॉ पढ़ेंगे। ठीक है। बाकी जब तक के लिए मैं आई होप कि आपको ये फोर्स का कॉन्सेप्ट और न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है और इनर्शिया का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अच्छे से रहिए। ठीक है। गुड नाइट, सब खैर, शुभ रात्रि।